गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस शिक्षा जगत पे समर्पित चैनल है। हमारे पास वही लोग हैं जो शिक्षा ग्रहण करके या तो गुरु बनते हैं या जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव करने वाले होते हैं। तो यूजीसी की जैसी गाइडलाइन आ गई है, बिल्कुल ताज़ा सी बात है कि अब कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अगर पीएचडी करेगा तो उसे आधे नंबर के रिसर्च मेथोडोलॉजी के पर्चे पूरे करने होंगे और आधे उनके अपने सब्जेक्ट के। और कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट लेने के लिए फ्री है, चाहे यूजीसी, जेआरएफ क्वालिफाई लोग भी अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको इस प्रोसेस से जाना होगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होगी, लिखित होगी, ये एमसीक्यूज मेथड में नहीं होगी। जो सूचना अभी तक है उससे ये पता चलेगा कोई परीक्षा एक हो जाए तो क्या करते हैं, लेकिन अभी तक जो हम लोगों के पास सूचना है कि लिखना होगा। उसका तर्क ये है कि बहुत दिनों से ये शिकायत रही है शिक्षा जगत में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लोगों के लिखने की कला को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाता है। उतने अच्छे एक्सप्रेसिव राइटिंग के एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं, बाद में पीएचडी थीसिस लिखने में दिक्कत आती है। तो बात सही है, ये एक मेजर कारण है जिसके चलते लिखने की बात की जा रही है और रिसर्च मेथोडोलॉजी को इतना वेटेज दिया जा रहा है पर्चा एक के अंदर। आने वाले दिनों में यूजीसी नेट की भी जो परीक्षा होगी उसमें भी ये लागू होगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल हमारा जो बैच है वो इग्नू का जो एग्ज़ाम 8 जनवरी 2023 को होने जा रहा है उसके लोग हैं। लेकिन ये इग्नू सेंट्रिक की क्लास नहीं है। देश में जिनको भी पीएचडी करना है ये क्लास अगर कर लेते हैं तो बहुत आगे रहेंगे। जो क्लास और ढेर सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे, लिखने की कला आपका मैं विकसित करने में पूरा योगदान करूँगा। और साथ साथ एक और अतिरिक्त सतर्कता हम लोग बरत रहे हैं कि एमसीक्यूज भी दे रहे हैं कि अगर कहीं अगर मेरे बहुत लोग ऐसे होंगे जो यूजीसी नेट भी देंगे तो उनको भी दिक्कत ना हो, उनका भी काम इससे चल जाए। तो अच्छा खासा क्वेश्चंस दिया जा रहा है। फिलहाल इस कोर्स का चार्ज 2499 रुपया है और इस कोर्स का बहुत जल्दी, चूँकि इस कोर्स को अभी हम लोग ऐप पे नहीं लाए हैं, ऐप को फिर से हम लोग रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो टाइम लग रहा था, तो इसका पैसा हम पेटीएम पे लेते हैं। ऑफिस में बात करने पे आप उसके थ्रू पेटीएम पे देंगे और स्टडी मटेरियल आपके जो यूट्यूब के साथ जो आपका ईमेल कनेक्टेड है वो ईमेल भेजिए और उस मेल पे हम पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल देंगे और साथ ही साथ आपको वीडियो को प्राइवेट वीडियो बनेगा और उससे हम आपको एसएस का रास्ता दे देंगे, आप उसको प्राइवेट वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल ये तो ओपन वीडियो है, कोई भी देखे, लेकिन ये व्यवस्था अब कल से नहीं रहेगी और 2 दिनों के बाद, यानी ये मान लिया जाए कि ये साल बीत जाए, 1 जनवरी 2023 से इसका फी हम लोग करने जा रहे हैं 7,999 रुपया और अभी अगर कोई ले लेते हैं तो 2,499 रुपये में ये एडमिशन हो रहा है। चलिए, तो आज मैं जो रिसर्च की जो सबसे पहली कहानी शुरू होती है कि रिसर्च क्या है, शोध क्या है, तो इसमें जानने की जो सबसे काम की चीज़ है पहले वो है कि आप इंडक्शन और डिडक्शन यानी आगमन और निगमन तर्कशास्त्र को समझे। विषय तो ये लोग समझते हैं फिलॉसफी की है, तो बिल्कुल एक मुकाम पे हर चीज़ फिलॉसफिकल ही लगती है, लेकिन इतना कह देने से आपका काम नहीं बनने वाला है। फिलॉसफी का बैकग्राउंड ज़रूर होगा, कैनवास फिलॉसफी की होगी, लेकिन बातें बहुत दूर तक जाएगी। और जिन लोगों ने इस पे कमांड कर लिया और रिसर्च में अच्छा करेंगे। आखिर क्या ज़रूरत है कि रिसर्च के अंदर इंडक्शन और डिडक्शन क्या काम आएगा?
तो ये तर्क के दो विधियां हैं, यानी किसी भी बात को स्वीकार करने का, किसी भी बात को तरजीह देने का, एक्सेप्टेंस कॉमन बनाने का, दे आर द टूल्स. इंडक्शन एंड डिडक्शन आर द टूल्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ फैक्ट, फिगर एंड एनीथिंग एंड जस्टिफाइड. On the basis of induction and deduction, anyone can justify his or her own opinion. जब तक ठोस तर्क नहीं होगा, बातें स्वीकारी नहीं जाएंगी, वो बतकही बन के रह जाएगी. That should be only a discourse. अब मैं थोड़ी बात को और बढ़ाऊं तो जब इस विधि की बात होती है तो ऐसा नहीं है कि अपने देश में भी इसको हम देखेंगे कि हमारे देश में ज्ञान की जो परंपरा रही है उसमें इन दोनों का क्या योगदान है, और पश्चिम में वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो नॉलेज ट्रेडिशन रहा है उसमें इसका क्या योगदान है और दोनों के थॉट प्रोसेस क्या है. दूसरी बात, इस चीज़ को भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे और इस चीज़ को भी एस्टेब्लिश करना चाहेंगे कि आखिर ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत सब जगह एक जैसी होती है. हम सब स्ट्रगल करते हैं, सब जगह ह्यूमन सिविलाइजेशन के जो बेसिक फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं. सबके पास लैंग्वेज है, भाषा है, सबके पास पहिया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और आग का सबने भरपूर उपयोग अपने जीवन रक्षा के लिए किया, और उसी के द्वारा कृषि क्रांति भी आई. तो ये तीन मेजर टूल्स हर मानव को मिला, दुनिया में कहीं भी था देर सवेर, और इसी तीनों से मानव सभ्यता की में इन तीनों को भी हम क्रांति ही कहते हैं. दीज आर द रिवॉल्यूशन कैटेगोरिकली. लेकिन इन तीनों उपकरण से, अगर उपकरण कहे तो टूल्स कहें तो डेट विल बी बेटर, कि इस टूल से तीन क्रांतियां हुई. कौन सी तीन क्रांतियां हुई? तो कृषि क्रांति हुई. कृषि क्रांति के बाद नगरीकरण हुआ, और नगरीकरण के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ. यही पैटर्न पूरे दुनिया में देखा गया है जहां मानव सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता है. अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब सब चीज़ें थीं, भाषा थी, तो आखिर एक समाज जो है, एक सभ्यता जो है एकदम से साइंटिफिक हो गया, रात दूना, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता रहा, उसका नाम है पश्चिमी सभ्यता. चूँकि ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है या ये स्वीकारने में कोई शर्म की बात नहीं है कि हमारे पास जो कुछ भी है आज वो पश्चिम का दिया हुआ है, और उसके पीछे इस बोर्ड से लेकर कैमरा तक सब कुछ पश्चिम का है. और जब विज्ञान का मानना है कि ये मानवता पर समर्पित होती है, तो इसमें हमको पश्चिम और पूरब के भेदभाव को भूल जाना चाहिए था. हमें विज्ञान मानवता के निर्माण के लिए, रक्षा के लिए, उसके जीवन को सुसंगत करने के लिए और तर्कसंगत करने के लिए काम करता है. तो सर्व मंगल की भावना विज्ञान में होती है, जो ऑलमोस्ट हर रिलीजन में भी होती है. तो ये विज्ञान की देन है, और ये पश्चिम से सारी चीज़ें आई. जब हम खोजकर्ता का डिस्कवरी और इन्वेंशंस का टेबल देखते हैं तो हम उसमें अपने को पिछड़ा मानते हैं, यानी हम मीन्स पूरब के लोग, ओरिएंटलिस्ट. लेकिन बहुत चीज़ों में हम आगे हैं, बहुत चीज़ों में अध्यात्म में हमारा कोई मुकाबला नहीं रहा. तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये सारी चीज़ें में हम हैं. यानी मानव के आंतरिक निर्माण में मेरा बहुत, हम लोगों का बहुत योगदान रहा है. लेकिन बाह्य विकास हो या इतना सत्यम शुभम सुंदरम लगे सृष्टि, इसमें पश्चिम के विकास को स्वीकारना होगा. और उसमें मात्र एक कारण था, वो था डिडक्शन लॉजिक पे उनको अपना जीवन चलाना आया. वो डिडक्टिव लॉजिक पे चलते थे, यानी मोटा मोटी डिडक्शन का मतलब है बहुत में से कुछ को छांट लेना, काम की चीज़ों को छांट लेना. वो कबीर के शब्द में साही साही सारी सारी गाहिले अथोथे दे उड़ाए. तो काम की चीज़ों को अपने पास एकत्रित करके और एक एस्टैब्लिश फैक्ट की ओर चलना. और आगमन, वो इंडक्शन का मतलब सदैव रहा कि जिसको हम आगमन कहते हैं, कि हर चीज़ को सहजता से स्वीकारना और संभावनाओं में जीना.
बहुत ठोस तर्क में नहीं जीना। जीवन जीने की ये कला बहुत अच्छी है। हम वेद से लेकर और आज तक हमने बहुत अच्छा किया इंडक्शन के मामले में, और लेकिन इंडक्शन कहाँ पिछड़ गया। तो एक सबसे बड़ी जो गलती ऐतिहासिक हुई कि हमने, हमारे यहाँ जितने भी नास्तिक और आस्तिक दर्शन हैं, जैसे नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन, लोकायत को लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें 62 12 पंचे 60 5 दर्जन से अधिक लोग निकले गंगा जमुना के कछार से, और मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक, और वो सारे लोग एकदम से नास्तिकता का चोला पहनकर आस्तिकता पे भारी पड़े, जिसके जो सबसे बड़े, जिसका अस्तित्व आज हिंदुस्तान में हम देखते हैं वो जैन है। बुद्ध तो लगभग अस्तित्वहीन हो गया। जिसका सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ था, आज भी पूर्वी एशिया पूरा बुद्ध के पास है, लेकिन हमारे देश में वो अब खाना पूर्ति का मामला रह गया है। जैन का सामर्थ्य जो जैसा था वैसा है, और इसमें एक व्यक्ति विलुप्त हो गया, लोकायत। ये बहुत दुख की बात है, जिसको चारवाक कहते हैं। अब इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। कोई कहता है चारुवाक माने मधुर वाक्य, और चार वाक्य जो उनकी सब लोग जानते हैं, रीनम कृत्वा घृतम पिबेत जावेद जीवित। तो ये चार वाक्य की फिलॉसफी है। वॉट चूँकि ऑथेंटिक लिटरेचर नहीं अवेलेबल रहने दिया गया, उसको खंड खंड करके उसको ख़त्म कर दिया गया, चूँकि सबको ये डर था कि अगर चार वाक्य की फिलॉसफी रह गई, अगर रह गई होती तो भारत के तमाम समस्याओं का समाधान हो चुका होता, और पश्चिम फिर हम जगत गुरु, हम डे वन से ही थे और रहते। तो बात को समझने के लिए, चारवाक दर्शन को समझने के लिए मेरे पास, हम लोगों के पास जो साधन है, कि आप इतिहास वाले जानते होंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में द टू ब्रदर्स, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से दो भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। वन इज़ द सायन और सेकेंड इज़ द माधवाचार्य। माधवाचार्य का कनेक्शन मथुरा से भी रहा है। तो माधवाचार्य बार बार एक चेतावनी देते हैं, जो मध्यकाल की बात है, कि चारवाक के बारे में उसकी चर्चा कर देते हैं, जिसको हम बृहस्पति भी संहिता भी कहते हैं, जिसके संस्थापक स्वयं बृहस्पति को ही मानते हैं। और उस पर भी एक बहुत बड़ा डिबेट है, चूँकि जुपिटर उस सभ्यता का भी, इंडो रोमन ग्रीको सभ्यता का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट गॉड है, और हमारे यहाँ भी बृहस्पति की बड़ी महत्ता है, चूँकि ग्रहों में भी सबसे बड़ा ग्रह है। तो उन्होंने इसका किया, चारवाक दर्शन का नाम है, या लोकायत, जो कॉमनर्स, द फिलॉसफी फॉर कॉमनर्स, जो वो उसका मतलब लोकायत हुआ। तो चूँकि ऑथेंटिक चीज़ ही नहीं है तो कहना बहुत मुश्किल है। तो उसी सब को छाँट कर बहुत बड़ा काम किया हिस्टोरियन देवी प्रसाद डीपी चट्टोपाध्याय ने, और उनकी किताब चारवाक के ऊपर है, और बहुत विस्तृत ऑथेंटिक किताब है। कम से कम उस किताब को पढ़ने के बाद लिखने पढ़ने की तमीज़ और तर्क करने की तमीज़ व्यक्ति में आ ही जाती है। तो वो दर्शन में ही केवल हम डिडक्शन नेचर को देखते हैं, चूँकि और दर्शन की जो सबसे बड़ी डिमेरिट है नास्तिक और आस्तिक की, हिंदुस्तान की, वो क्या करता है कि प्रेजेंट टाइम को फ्रीज कर देता है। जैसे टाइम इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, जो हम टेंस के रूप में ही पढ़ते हैं अंग्रेजी साहित्य में या हिंदी साहित्य में या संस्कृत साहित्य में, कि भूतकाल, द टाइम हैज़ गॉन, यानी जो समय बीत गया वो भूतकाल था, जिसमें हम बात अभी कर रहे हैं वर्तमान है, और आने वाला कल हेतु जो आएगा कल, वो फ्यूचर है, वो भविष्य काल है। तो कहीं ना कहीं आस्तिक और नास्तिक दर्शन ने फ्रीज करा दिया वर्तमान काल को, सीधा पास्ट को कनेक्ट किया, और पूरा वर्तमान काल को कह दिया कि ये तुम्हारी तैयारी है, भविष्य बड़ा सकुशल और बड़ा अच्छा हो। नास्तिकों ने कहा कि जन्म जन्म के जो बार बार रीबर्थ होता है उससे छुट्टी मिल जाएगी, और ये ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा कि डिफरेंट योनियों में आना पड़ेगा। इसलिए
और तुम जो कुछ भी हो आज, तुम्हारी जो भी जाति है, रंग है, रूप है, वो सारा कनेक्टेड है तुम्हारा पास्ट से। यानी अतीत में कोई गलती किए होगे उस जन्म में, इसीलिए तुम दलित हो, तुम नहीं किए होगे तो तुम ब्राह्मण हो, ऐसे कर्म करो तो तुम अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाओगे। पूरा कन्फ्यूज़न है कि केवल ये फिलॉसफी कह देती है कि बस सकुशल भविष्य के उज्जवल में ही लग जाओ जन्म से, ऐसा कर्म करो, ऐसा सेवा करो, और इसी के इर्द गिर्द एक पॉलिटिक्स चलती है जिससे हम आज तक मुक्त नहीं हुए। बहुत अच्छा इस पे बिलाप अम्बेडकर का भी है, चूँकि बहुत ऑथेंटिक चीज़ें बाबा साहब ने इस पे दी है। उनके जब कलेक्टिव वर्क ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ेंगे तो शायद उतना बढ़िया इंटरप्रिटेशन अभी तक मुझे किसी का नहीं मिला। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि पढ़ने की ललक उस आदमी में कितनी थी कि जर्मनी जाके उसने संस्कृत सीखी थी। यहाँ किसी पंडित ने वो मौका उनको नहीं दिया था। तो इन चीज़ों को उन्होंने भी बहुत अच्छी ढंग से चीज़ों को प्रेजेंट किया। जब आप रिसर्च करेंगे तो सोशल साइंटिस्ट की हम बात करेंगे, जनरली हम सामाजिक विज्ञान पे ही ये ज़्यादा ये क्लास रोचक होगा, वैसे विज्ञान वाले भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मेरे मन में उनके विज्ञान के लिए कोई बहुत आग्रह नहीं है, मैं सोशल साइंस के लिए ज़्यादा आग्रही हूँ। लेकिन ये टूल्स उपकरण हैं तो सबके काम आएंगे, चाहे कॉमर्स हो चाहे मैनेजमेंट हो, एवरीवन रिसर्च मेथोडोलॉजी का फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन हमारे पास जो अपने अनुभव हैं, जो हमारे पास अपनी तैयारी है, वो सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी सेंट्रिक है। यानी कोई भी इतिहास, भूगोल, फिलॉसफी, साइकोलॉजी हो, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत, उर्दू लिटरेचर, उनको ज़्यादा ये क्लास कनेक्ट करेगा, उनके ज़्यादा नज़दीक घूमेगा इर्द गिर्द। तो कुल मिला के हम इतने इंडक्टिव हुए, हम हर चीज़ को स्वीकारे। हमने पेड़ को स्वीकारा, हमने पत्थर को महादेव बनाया, हमने नदियों को माँ के समान सम्मान दिया, और हमने पशुओं को भी माँ माना। तो बहुत अच्छी बात लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सत्य चीज़ें छूटती चली गई, वो जीवन के जीने के मूल्य छूटते चले गए। और कोशिश आग्रह रही हम मॉरल सोसाइटी क्रिएट करें, लेकिन नॉलेज पिछड़ता गया। और जहाँ ज्ञान नहीं है तो यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, वहाँ मॉरलिटी फ्लोट नहीं करेगी, वो प्रवाहित नहीं होगी, फ्लो नहीं करेगी, न तैरेगी न करेगी। क्योंकि फिर जब हिंदुस्तान के समाज को देखते हैं तो मॉरल क्राइसिस भी यहाँ सबसे ज़्यादा दिखता है, और जिसका फ़ायदा टाइम टू टाइम सैकड़ों दफ़े राजा महाराजा आक्रांताओं ने उठाया। और वो कौन सी चीज़ थी जिसके चलते हिंदुस्तान पे बार बार बाह्य आक्रमण हुए, और बाह्य सत्ता, इतिहास के आदिकाल से बाह्य सत्ता का यहाँ प्रभाव रहा। अभी मात्र 75 साल पहले एक बाह्य सत्ता गई, ब्रिटिश लोग गए, लेकिन ये इतिहास की कंटिन्यूटी है कि सामान्य काल से पूर्व, चाहे वो शक पार्थियन, सबकी बात कुषाण तक से लेकर हम सबकी बात करें, मुस्लिम, मुगल्स, तो क्या है कि शुरू डे वन से कहीं ना कहीं ये चीज़ें मॉरल क्राइसिस में फंसी है। और उसका कारण है कि इंडक्शन, कि हमने इतनी संभावनाओं से, इतना खुलापन से ज़िंदगी को जिया, इतना ढीला ढाला लूज कर दिया चिंतन परंपरा में चीज़ों को, कि साइंटिफिक नहीं हो सके। ये कहानी है। अब थोड़ा दूसरे तरफ देखते हैं कि एक पश्चिम में एक हरफल मौला व्यक्ति होता है जिसको अंग्रेजी में सुकरेट बोलते हैं, हिंदी में सुकरात। ऑल टाइम ग्रेट है सुकरात, अपने विचारों के लिए ग्रेट तो है ही, लेकिन उसने जिस स्कूल की परंपरा रखी, जिस संप्रदाय की परंपरा रखी, उसका ये विश्व सदैव ऋणी रहेगा। उसने प्लेटो जैसा शिष्य दिया, बहुत सन्यासी मिजाज का आदमी, ब्रह्मचारी भारत की भाषा में, और उसने बहुत सारे मापदंड खड़े किए, बहुत सारे तर्क को एस्टैब्लिश किया, जिसको आज हम लॉजिक कहते हैं, उसने एस्टैब्लिश किया। और लेकिन उसमें अनुमान और संभावनाओं की भी खूब खूब जगह दी गई। लेकिन फिर उस प्लेटो ने कमाल का शिष्य दिया, अरिस्टोटल, अरस्तु।
जिसने ज्ञान के बदौलत कहा, नहीं गुरु तुम पर ये मामला तेरा गलत है, मैं आंख मूंद के तेरे साथ नहीं हूँ, तुम तर्क से सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। नहीं, जब तक अनुभूति नहीं है, चीज़ों को पकड़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे, गंध नहीं करेंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, उसे हम नहीं स्वीकारेंगे। तो सेंसरी ऑर्गन्स, आँख, कान, नाक, सब प्रकृति ने बनाया है। तो इन सब का जो ऑब्जर्वेशन होगा, जो सर्वे होगा और उससे जो फैक्ट एस्टेब्लिश होगा, दैट इज द ट्रुथ, वही सत्य होगा। इस बात ने एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक क्रांति ला गई और चीज़ों का होना, प्रकृति में चीज़ों का होना अपने को परिभाषित कर गई। वो डिफाइन हो गया कि चीज़ें क्या हैं, ठोस, तरल, द्रव, गैस, सुंदर, बदबू, खुशबू, सफ़ेद, लाल, पीला, और फिर उसके फंक्शंस डिफाइन होते चले गए। तो ये मानने में भी आज भी मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मानव सभ्यता का जो सबसे बड़ा कद है ज्ञान के दृष्टि से, चरित्र के दृष्टि से, मॉरल कंडक्ट, आचरण, वैल्यूज़ के दृष्टि से, वह व्यक्ति पूरा बनता है अरस्तु मिलके। हालांकि उसके पीछे सोक्रेट को भी नहीं कर सकते, प्लेटो को खारिज नहीं कर सकते, वो सब मिलकर घनीभूत होता है। किसी एक व्यक्ति में अगर वो कंडेंस होता है तो उसका नाम है अरस्तु। अब चलिए, क्या कमाल का वो आदमी निकला कि पश्चिम के सब लोग अपने अपने उस स्कूल से कुछ सीखते गए। और फिर एक नाम लेना चाहूँगा, वो नाम कोई और नहीं, फ्रांसिस बेकन का। फ्रांसिस बेकन ने साइंटिफिक इंक्वायरी की बात कर दी कि वैज्ञानिक पद्धति से, पादरी था, वो भी साधु सन्यासी था। तो फ्रांसिस बेकन को एक बार हर कोई को पढ़ना चाहिए। तो फ्रांसिस बेकन का बहुत प्रभाव हमारे क्लास में आपको देखने को मिलेगा, रेने डेकार्ट और फ्रांसिस बेकन का। इन दोनों ने एक ऐसा माहौल बनाया वैज्ञानिक सोचने का, चीज़ों को स्वीकारने का, अपने ढेर सारे एसेज के द्वारा। बहुत सारा काम है, टू मच लगता है इन लोगों को देखने के बाद बहुत बौने हैं। तो उसी का प्रतिफल है कि जो यूरोप के अंदर जो एक साथ एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, इतिहास वाले बहुत भूल कर देते हैं कि धर्म सुधार, पुनर्जागरण, सबको अलग अलग टॉपिक समझ लेते हैं। वो एक साइक्लिक क्रिया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान में मैथ की तरह कुछ भी नहीं होता है, या साइंस की तरह नहीं होता है कि किसी साल्ट को ये फार्मूला टक, ये साल्ट निकला। तो ये नहीं है। कई एक इतिहास में एक द थ्योरी ऑफ स्लोप, एक ढलाव नुमा सिद्धांत बनता है कि इतिहास खुद का कैसे निर्माण करता है। दिस इज अ मैटर। जो बात खुद हिस्टोग्राफी में जो बड़ा पॉपुलर सा नाम है, ईएचकार करते हैं, या सब हिस्टोग्राफर्स करते हैं। ईएचकार ही मैं क्यों कहूँ, फेबियनवादियों का बहुत बड़ा योगदान है और उपयोगितावादियों का है कि अपनी आंतरिक शक्ति से इतिहास ऊर्जा ग्रहण करता है। वो बाहर से कोई ऊर्जा नहीं लेता है इतिहास, और उस ऊर्जा से एक इंटरनल डायनामिज्म तैयार होता है, एक आंतरिक गतिशीलता तैयार होती है, और फिर चीज़ों को आगे वो बढ़ाता रहता है और एक दूसरे से अवशोषित होता रहता है, और कई चीज़ें स्खलित भी होती रहती हैं, डिस्चार्ज भी होती रहती है इतिहास की प्रक्रिया में। तो उससे समाज शास्त्रीय प्रभाव को भी इतिहास एब्जॉर्ब करता है, और इतिहास के प्रभाव को समाजशास्त्र भी, उसी से राजनीति भी कंडक्ट होने लगता है, उसी से दर्शन भी कंडक्ट होने लगता है। मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरडिसिप्लिनरी प्रभावित होती है, जो भारत की नई शिक्षा नीति की एक बहुत अच्छी बुनावट है कि इन सारे चीज़ों को स्वीकार किया है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ आइजैक न्यूटन से कहानी शुरू होती है, और उससे पहले स्वयं शेक्सपियर। सोच लीजिए कि वो आदमी कितना बड़ा फिलोसफर है, हिस्ट्री का माल कितना रखा हुआ है उनके पास, और समाजशास्त्र का। मैं तो दंग था 2020 के लॉकडाउन में, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा, फिर से मैंने शेक्सपियर को पूरा पढ़ा। चूँकि मैं एक लेखक हूँ,
एक प्रकाशक हूँ, मेरे पास ऐसे योग्य लोग नहीं हैं, अकेले सब काम करना पड़ता था। तो मैंने फिर से अपने किताब को रिवाइज़ किया, एमए इंग्लिश लिटरेचर का, तो मैंने पढ़ा। उस आदमी की एक एक चीज़ को पढ़ता रहा और दंग रह गया कि एक भी मूवी मुझे नहीं मिली दुनिया की, नॉट ओनली हॉलीवुड और वो बॉलीवुड, में नहीं जानता हूँ क्या होता है, क्योंकि बहुत कम, लगभग 20-25 साल से 1-2 मूवी देखा हूँगा। हाँ, पहले का सब देखा हूँ, और आज भी कभी टाइम लगता है तो मैं राज कपूर को ज़रूर देखता हूँ। तो ये मैंने देखा कि सब उसके प्रभाव से है। क्या बात वो बोलता है कि एवरीवन इज द लूजर इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड। सब कोई हम लूजर हैं। अब वाकई में हम सब तो लूजर ही हैं। हम किस बात मुगालते में कि हम बहुत गेन कर रहे हैं, बहुत पैसा हो रहा है। अरे एक समय आएगा, शरीर चला जाएगा, आंखें चली जाएंगी, स्वाद रंग पहचानने की क्षमता चली जाएगी, भाषा भूल जाओगे, सारे डिवाइस ऑफ होते चले जाएंगे। और डे टू डे हम बच्चा हुए, हम हर जन्मदिन में लूज करते जा रहे हैं। तो जब शाश्वत शरीर नहीं रहा, जब ये लूज कर जाएगा तो और चीज़ों का क्या मतलब है। यहीं पे तो आके आइंस्टीन फंसते हैं और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बन जाती है कि किसी चीज़ को किसी सापेक्ष में ही देखना होगा, एब्सोल्यूट नथिंग। तो ये चीज़ें होती गई। और एक बहुत ही, जिस आदमी का ये आधुनिक काल बहुत ऋणी है, ब्रेटल रसल। वो कैम्ब्रिज का प्रोफेसर, मज़ेदार बात है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की अर्ली 20वीं सेंचुरी में। कंप्यूटर को ठीक किया, लॉजिकल किया। बाबेज ने डब्बा जरूर बनाया था, लेकिन उसको उपयोगी बनाया। वो मैथ का विद्वान आदमी है, भाषा का विद्वान आदमी है। अंत में एक सरफड़ा जर्मन शिष्य बना, 1 साल तक उसको बात किया कि कहाँ से लुडविंगस्टन को मैंने ले लिया, और अंत में कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी खोज है। क्या भाषा में उस आदमी का चमत्कार है। और खुद ब्रेटल रसल को नोबेल प्राइज मिलता है मिड 20 में, वो लिटरेचर में मिलता है। लेकिन कमाल का उसने रिसर्च पैटर्न डेवलप कर दिया, ऐसी चीज़ें कर दिया कि बार बार आप जब इंग्लैंड के इतिहास को देखेंगे तो वही एक देश है जो लगता है कि कल सुबह तक इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वहीं पे भारत का वो दर्शन काम आता है कि बदले की भावना से किया हुआ कोई काम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इस संसार में प्रकृति सब कुछ देती है आपको, बदले के लिए, रिवेंज के लिए कुछ भी नहीं। हर कोई सोचता था कि खत्म कर दूंगा। उतना बड़ा बोनापार्ट नेपोलियन, बनियों का देश, कॉन्टिनेंटल सिस्टम लगा दिया, यानी व्यापार करना बंद कर दिया, का मर जाएगा ये सारा बनिया। और उस समय बहुत कुछ हिंदुस्तान से मिल भी नहीं रहा था। मिल गया फ्रांस, मिल गया स्पेन, अमेरिका से उसको खदेड़ दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन को जो हथियार दिया ये लोग दिया, बाद में सोचा कुछ मिल बैठ के बांटेंगे, वो लोग तो होशियार निकला चले। फिर भारत में उसको इतनी बड़ी जगह मिल गई। साला एक यंग छोकरा आ गया उसका, क्लाइव, 17 साल का लड़का क्लाइव का हल्का मचा दिया और भारत मिला। आर्थर ब्लेसली जैसा महायोद्धा, आज भी गर्व करने का चीज लगता है किसी की करनी। अगर वैश्विक दृष्टि से इतिहास देखेंगे और रिसर्च मेथोलॉजी देखेंगे तो आनंद के अलावा कुछ नहीं मिलना है। और देखिए आर्थर ब्लेसली, अब नेपोलियन कह रहा है इस बनिए के देश को खत्म कर देंगे, और उस महायोद्धा को जाके घर में, उसके टेरिटरी में, वही आर्थर ब्लेसली जो भारत में एस्टैब्लिश किया था ब्रिटिश सत्ता को, जिसने मराठा को हराया, टीपू सुल्तान को हराया, उतना बहादुर आदमी था, और गया और उसने ही कैद किया और सेंट हेलेना के द्वीप में उसको छोड़ दिया। तो वो टैलेंट वहां उभरता है। और देखिए उसने भी 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहा। उसका बड़ा भाई उसके समय 1805 के करीब, बरे ब्लेसली हमारे गवर्नर जनरल है, उसी समय वो सेनानायक था। और जब वो नेपोलियन को हराता है तो फिर वो कॉलेज खोलता है, सारे धन लाकर वहीं पे ब्रिटेन की सबसे हॉट लैंड पे किंग्स कॉलेज लंदन की स्थापना करता है।
फिर उसी कॉलेज की बिल्डिंग, वो बुश हाउस है पूरा जहाँ बीबीसी भी किराए पे था, और मारता है हिटलर बम कि मैं ठीक कर दूंगा इसको। क्या बमबारी करता है और चर्चिल कैसे कलपता है। और थोड़ी सी गलतियां हो गई और आइजनबर्ग आ गया मुगालते में और ख़त्म जापान को किया और फिर से वो निकल गया। तो जब भी ब्रिटेन के बारे में कोई बात होती है तो मैं आश्वस्त रहता हूं कि वो हर विपत्ति से निकल सकता है। आखिर कारण क्या है, उससे हम लोगों को मतलब है। हम लोगों को इतिहास कि ना मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ना मैं पढ़ाना चाहता हूं। कारण ये है कि वो उसके जो शिक्षा पद्धति है, उसके जो रिसर्च मैथोलॉजी है, उसके जो रिसर्च पेपर है, वो उसको बचाते हैं। आज भी डूबते डूबते ब्रिटेन निकलने की ओर आ गया। तो क्या है, तो उसकी वो जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और साथ साथ जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारे में किसी भी सत्ता की औकात नहीं कि उसमें हस्तक्षेप कर ले। तो वही जगह तो ब्रेटल रसेल पैदा किया। और आज तक सब कुछ सारे लोग, डार्विन जितने नाम लें, कितना नाम लूं, कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत बच्चे कि सर। तो अगर डार्विन नहीं होता तो सोच लीजिए कि ये संसार कैसा होता। अभी कोरोना आया तो टीका वही दिया। तो चूंकि वो इंडिपेंडेंटली सोचता है, वहाँ की परंपरा है कि विद्वता के अलावे कुछ भी नहीं, और वो डिडक्टिव तर्क पे रहता है। पहली वैक्सीन देने वाला भी तो वही विश्वविद्यालय है। तो देखिए कि कब नहीं वो मानवता के काम आया और अपने देश की राष्ट्रीयता की भी रक्षा किया। और अंधे राष्ट्रीयता भी उस मुकाम पे आज के दिन में नहीं है। आज वो राष्ट्रीयता उनकी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि पश्चिम की एक जो सबसे बड़ी कमी है कि वो कभी भी अपने को, जैसा हम भारतीय सेकुलर हैं उस लेवल के वो सेकुलरिज्म उनमें नहीं है, और न बहुत सांस्कृतिकवाद के वो प्रतीक हैं। इसीलिए उनका जो सामाजिक पतन हो रहा है उसमें वो कारण है कि सब तो भाषा के नाम पे राज्य बना के बैठे हुए हैं। इसलिए हमारे ऊपर तो उंगली उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। हम वर्ल्ड में अद्भुत देश हैं। हमारे जैसी संस्कृति अमेरिका बात करता है, लेकिन भाषा के मामले में हमारे इतना लिबरल नहीं है। अगर अंग्रेजी नहीं कोई जानता है तो ब्रिटिश अमेरिकन नागरिक नहीं हो सकता है, कंडीशन है सिटीजनशिप के लिए। हमारे यहाँ नहीं है। हमारी ये ब्यूटी है। तो इस मामले में हम बहुत उससे आगे हैं। बहुत सांस्कृतिकवाद, हमारा सेकुलरिज्म, ये हालांकि उन्होंने धोखे से सेकुलरिज्म का पाठ मुझे पढ़ा दिया, लेकिन हम उस चीज़ को, हमारे जननायकों ने बड़ा ढंग से उसकी बुनावट कर दी है। उसके अंदर नहीं है। आप जब कभी, एक अच्छी किताब आई है जो आपके चीफ जस्टिस हैं उनके बेटे का, और उस किताब में बहुत अच्छी बातें चंद्रचूड़ ने, अभिनव चंद्रचूड़ नाम है, उठाया है उस बच्चे ने। बच्चा क्या है, वो 40+ का है, बेस्ट वकील है बॉम्बे हाई कोर्ट का। तो एक सवाल उठाया है कि 1850 तक तो आप कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में बाइबिल की कसम खिलवाते थे लोगों को, और उस समय हिंदुस्तान को सेकुलर किए। चूंकि आप समझ में नहीं आया हिंदुस्तान की चीज़ें तो किए, उठपटांग काम किए हैं, बहुत जगह किए हैं। चलिए उस पर बाद में बात करेंगे। तो कुल मिला के रिसर्च मैथोलॉजी का मतलब उस रिसर्च का वही है जो समय के चैलेंजेस को पूरा करे, जो वक्त मांग रहा है, जो चीज़ चाहिए सोसाइटी को, जो चीज़ चाहिए नेशन को, जो चीज़ चाहिए मानव को, वो दे। वही रिसर्च फलदायी है, उस समस्या से बाहर निकाले। तो उस संदर्भ में हमको इंडक्शन और डिडक्शन को समझना है। क्योंकि हमारे पास जितनी एंट्री होगी, हम जितने भी मेथड से कुछ भी इकट्ठा करके लाएंगे, तो उसमें यही दो उपकरण हैं जिसके उपयोग से हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके ऊपर बात कर लिया जाए। थोड़ा सा फैक्ट फाइल देख लूँ कि इसमें मैं क्या कह रहा हूँ। यकीनन शोध कार्य कठिन होता है, लेकिन इसको संपन्न करने के बाद अद्वितीय आनंद आता है। ईमानदारी पूर्वक किया गया शोध सर्वमंगल की कामना को पूरा करता है। इससे मानवता का भला होता है। इसके श्रेष्ठ उदाहरण पूरी मानव जाति देख रही है, महसूस कर रही है। वह कुछ और नहीं, कोविड-19 का टीका है। शोध की समझ विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का है। तो
इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का है। और सच कहूँ तो इसको जो समझ गया ना वो शोध में बहुत आगे करेगा। एक आम आदमी की भाषा में कहें तो आगमन की सहायता से हम किसी बात या तथ्य को सहज स्वीकारते हैं। दिस इज अ लेमैन कॉन्सेप्ट। जबकि निगमन की मदद से हम किसी धारणा या सूचना को खारिज करते हैं, रिजेक्शन, कि व्हाई दिस इज नॉट ट्रू, व्हाई दिस इज नॉट पेन, व्हाई दिस इज पेन। तो रिजेक्शन की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर आती है वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जब एक्सेप्टेंस इतना हो जाएगा कि वो पंडित जी की कहानी हो जाएगी कि पंडित जी की वाइफ डेली कहती थी अरे मेरे घर में कुछ नहीं है, पंडित जी जो लाते थे अब घर में भरने लगे, बछिया मिले दान में वो घर में भर लिए, अनाज मिले भरने लगा, परेशान। अब कहती है नहीं नहीं तो घर में कहीं रहने की जगह नहीं है, यहाँ गाय भी है, यहाँ बकरी भी है, क्या कर रहे हैं आप। तो फिर पंडित जी एक एक को बाहर किए और बोले अब समझ गई कि सब कुछ तेरे ही पास है ना, ज़बरदस्ती घर में ला के रख रही थी। तो डेट इज रिजेक्शन से क्या मिलता है, एक सोच को ऑथेंटिसिटी मिलती है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर हर चीज़ को एक्सेप्ट करने जाएंगे तो नहीं, तो दिक्कत है, तो खारिज करते हैं। हालांकि किसी शोधार्थी को इतनी सहजता से इसे नहीं स्वीकार करना चाहिए, मैं ही इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि शोध सामान्य से विशिष्टता की यात्रा है और उसका निष्कर्ष ताजा, नौचारी और खूब रोचक होता है। तो सामान्य से विशिष्टता है, बड़े काम की बात यहाँ पे आई, क्या है तो ये भी जान जाइए कि सदैव ये दोनों लॉजिक जो है यहीं पे आपको नहीं छोड़ता है, इसकी एक जर्नी है, इसकी एक कहानी है। एक कहानी के लिए फिर मैं ले जाऊंगा सुकरात के स्कूल में ही, अरस्तु के पास, उसी के तीसरे चेला गुरु के पास, दादा गुरु का जो प्रिय शिष्य हुआ। तो अरस्तु कहता है कि जब वो डिडक्शन लॉजिक को डिफाइन करता है तो कहता है कि कोई भी चीज़ इस लॉजिक पे वही बेस्ड होता है कि जनरल, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात को एकदम स्पेशलाइज कर देना ही यही रियल इंटेलिजेंस है। असली बौद्धिकता, इंटेलिजेंसिया क्या है, तो कॉमन बिकम स्पेसिफिक। ठीक इसके विपरीत इंडक्शन लॉजिक में, आगमन में क्या हो जाता है कि विशिष्ट बात को उठा के जनरल हम कर देते हैं। अब देखिए इसका जीवन में कितना यूज है ये समझिए कि कोई व्यक्ति, अब जैसे इस बोर्ड को जिसने बनाया होगा वो कितना मेहनत किया होगा कि एक साथ प्रॉब्लम्स को कलेक्टिवली सॉल्व करना चाहो, सामूहिक रूप से, कि यार एक ऐसा चीज होता तो इसमें क्या नहीं है, इसमें यूट्यूब देख लें, सिनेमा देख सकते हैं, मैच देख लें, कई बार मैच देखते हैं, बड़ा मजा आता है, बहुत बड़ा बोर्ड है, बैठ गए, गाना सुने, फेसबुक देख लें, मतलब कुछ भी इंटरनेट की दुनिया का देख लें। फिर इसमें अपने 3 तरह के बोर्ड हैं, एकदम लेमैन बोर्ड है जिसपे मास्टर जी पढ़ाते थे, वो बोर्ड पे लिख पढ़ लें। फिर उससे भी अलग एक बोर्ड है, तीसरा लगाए, पीपीटी बनाए, बहुत टाइम बच गया, अब लिख के पढ़ाते थे तो लिखने में फिर बोलने में पूरे क्लास में हासिल होता था मुश्किल से 10-12 मिनट का लेक्चर। इसमें अब लिखने का झमेला खत्म, अब बोलते हैं, फैक्ट सब तैयार करके लाते हैं, इसका पीडीएफ जिसको चाहिए अब ये भेज देंगे, इमीडिएट, देन एंड देयर आपके पास पहुंच गया। आपको भी लिखने की जरूरत नहीं, गौर से सुन लिए, इसको पढ़ लिए, जीवन भर आपका हो गया। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ कर लगा दिया पीछे कंप्यूटर, दे दिया थोड़ा मजबूत बोर्ड, इसका और इस पर टक टक करते रहिए, जैसे मन करे इसको चलाइए। एक मोबाइल देखिए ना, कितने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, टॉर्च उसमें, घड़ी उसमें, उस स्टॉप वॉच उसमें, सारी चीज़ों को, कैलेंडर उसके अंदर, क्या नहीं उसमें डाल दिया, गाना उसके अंदर, म्यूजिक प्ले। तो अब बनाया तो स्पेशलाइज, और हम कॉमनर्स जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ नहीं जानते हैं उसका यूज कर रहे हैं। दवाई बनाया बहुत मेहनत से कोई रिसर्च, और वो अब जेनरिक बन गया, सब उसका नकल कर रहे हैं। तो एक रिक्शा वाला कितना मुश्किल से किसी ने बनाया होगा ई रिक्शा, और आज देखते हैं कि बहुत तेजी से दाल दलिया का जुगाड़ कर रहा है देश में ई रिक्शा।
कमाल कर दिया उसने। जिसने बनाया होगा, ऑलमोस्ट बैटरी तो अमेरिका का ही कॉन्सेप्ट है दिया हुआ, लिथियम बना दिया इसको चाइना ने बहुत अच्छा। अब हमारे यहाँ इतनी फैक्ट्रियाँ हो गई हैं मत पूछिए। तो क्या है वो देख लिए। तो जब कोई चीज़ एस्टेब्लिश हो गया उसका उपयोग करना लेमैन का काम है। हमको मिल गया, बोट चला रहे हैं, लेकिन इस बनाने वाले ने कितना ट्रायल एंड एरर मेथड से गुजरा होगा, कितना सुधारा होगा कि हैंग ना हो जाए, ये ना हो, इसमें जीबी बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाया। तो आपका जो काम है रिसर्च का काम, बहुत सामान्य बातों से अपने निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो वो बेसिकली दैट इज द जर्नी ऑफ डिडक्शन लॉजिक की ही वो जर्नी है। नेक्स्ट, आगमनात्मक मतलब इंडक्शन तर्क एक तरीका है जिसमें एक समान सिद्धांत टिप्पणियों के समूह से प्राप्त होता है और कुल मिलाकर यह विशिष्टीकरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। इस प्रकार इसमें विशिष्ट टिप्पणियों के आधार पर व्यापक सामान्यीकरण किया जाता है। आपको एक पते की बात बता दूं कि आम आदमी इसी तर्क के सारे जीवन जीता है। इसका सबसे मिसयूज मार्केटिंग में होता है। अबोध ग्राहक को ऋण वॉशिंग के थमा दिया जाता है। मांगने गए ऋण, हर नीला चीज ऋण बना के आपको दे दिया। आप सोच रहे हैं वो अच्छा कनेक्ट कर गया। मांगने गया डालडा, अब डालडा ब्रांड तो मिलता भी नहीं है, कोई दे दिया। मांगने गए रथ, कोई भी उस ढंग का घी दे दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि यूज़ पे किसी ने जो पहला बनाया उसका नाम रहा और लोग समझ गए कि यही उसका ट्रेड नेम है, जबकि वो मार्केटिंग का नेम है। कंपनी टू कंपनी अलग अलग है। मांगने गए, अब पैरासीटामोल जो मन किया वो दे दिया। जो दुकानदार के पास पैरासीटामोल नहीं है तो कहेगा नहीं है, किताब में है, किताब में है। हम लोग इग्नू का बनाते हैं, अगर हमारी किताब नहीं है, बच्चा जीत पकड़ा, बोला मर गया प्रकाशक ही, बंद कर दिया उसने कब का काम है यार, आज कहाँ खोज रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड को। तो दिस इज द फैक्ट। तो इस ढंग से कि या किसी खास लेखक की किताब या टॉपिक में, अरे ये किताब आप क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो खत्म हो गया, इसमें अब कोई जान नहीं है, अब ये किताब पढ़िए बहुत अच्छा है। चूंकि वो उसके पास है, उसमें ज़्यादा उसको कमीशन मिल रहा है और या तो पायरेटेड मिल रहा है, ये खेल चलता है। तो इस ढंग से मार्केटिंग वाले तो इसको गर्दा उड़ा दिए, इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज की। नेक्स्ट, आगमन के बाद थोड़ा निगमन की समझ लेते हैं। अंग्रेजी में निगमन को डिटेक्टिव रीजनिंग या लॉजिक कहते हैं। इसका फंडा क्लियर है, यदि आधार वाक्य ठीक है तो इसका निष्कर्ष भी पक्का होगा। जबकि आगमन तर्क में निष्कर्ष की सच्चाई दिए गए साक्ष्य के आधार पर संभव है। कुल मिलाकर आप निगमन के बारे में कह सकते हैं कि यह सामान्यीकरण से विशिष्टीकरण की यात्रा है। बीच में आपको थोड़ा रोकता हूँ, तर्कशास्त्र की अपनी भाषा होती है। हिंदी माध्यम की पुस्तकों में हम हिंदी भाषी पाठकों का एक बड़ा नुकसान करते हैं। हाँ, ये बड़ा काम की चीज़ है। आज मैं इस बात को ठोक कर कह सकता हूँ कि आज तक हिंदी माध्यम से एक भी तर्कशास्त्र की ऐसी किताब नहीं मिली जिसमें चीज़ें समझ में आए। बल्कि एक और बहुत बड़ा भंडाफोड़ कर रहा हूँ, चूँकि आप सब मास्टर हैं। आज तक हिंदी साहित्य को छोड़कर उसमें भी कृति है, जैसे प्रेमचंद की कृति है या उदय प्रकाश की कहानियाँ हैं, तो कृति किसी की है, या पंकज सिंह की कविता है, या अशोक वाजपेयी की कविता है, या हमारे ज्योतिष जोशी जी का उपन्यास है। मतलब एक नाम ले रहा हूँ कि कुछ लोगों का, तो कृति जो है वो ओरिजिनल है। सोशल साइंस में एक भी किताब हिंदी में है जो उपलब्ध है, वो हिंदी में नहीं लिखी गई है अच्छी किताब, और उसके ट्रांसलेशन ने सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनने देता। कई लोग हमसे सिविल सर्विसेज वाले ज़्यादातर पूछते हैं, क्योंकि मेरा लंबा वहाँ भी कैरियर रहा है और बहुत लंबे समय से उससे संन्यास भी ले चुका हूँ, तो पूछते हैं कि क्यों नहीं हिंदी मीडियम में रिजल्ट होता है, इतने लोग हिस्ट्री लेते हैं। बोले जो पढ़ता है वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनती है। क्योंकि अनुवाद जो हुआ है वो ठेके पे हुआ है। बहुत कम किताबें हैं जो ढंग से अनुदित हुई हैं, वो कॉमन आदमी को मिलता ही नहीं है। एक जगह मैं अगर वो किताबें खोजने जाऊं तो कोई रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि 20-22% वो कमीशन देते हैं और उधार देते नहीं हैं, तो उनकी किताबें नहीं मिलती है जहाँ अनुवाद अच्छी हुई है, नो डाउट। लेकिन
जो ये अनुवाद है वो क्या कहता है, वाक्य विन्यास क्या है, दोनों भाषा की समझ अलग होती है। जब तक भाषा की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो शब्द को शब्द के सामने रख देंगे तो नहीं। और वो लोकोक्तियाँ कहाँ से लाओगे, वो मुहावरे कहाँ से लाओगे, वो कैसे कनेक्ट करोगे? तो उसमें प्रयास हिंदी जानने वाले लोग भी नहीं हिंदी में ढंग से लिखे हैं, न लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसका बाजार नहीं है, उसमें रॉयल्टी में उतने पैसे नहीं आते। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ जो हिंदी में बहुत अच्छे इतिहास लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि नाम नहीं है, पुरस्कार नहीं है, रॉयल्टी नहीं है। तो ये कारण सबसे बड़ा है। और तर्कशास्त्र में भी एक भी किताब नहीं। अब जैसे लॉजिक शब्द है, इसके लिए कितने शब्द अंग्रेजी में कई उद्देश्य से आ जाते हैं। जैसे आर्गुमेंट बार बार आपको आएगा। अब आर्गुमेंट का जो आप अनुवाद कोई कर देगा तो कभी तर्क कर देता है, कभी बहस कर देता है, लेकिन फ्रीज करता है वर्ड। खासकर इस पार्ट में, जैसे इंडक्शन डिडक्शन में जितने टर्म आने चाहिए, क्योंकि मैं फिलॉसफी में नहीं जाऊंगा, फिर क्लास बड़ा होगा, मेरे लिए सोशल साइंस की यात्रा बड़ी सरल है, तो मैं देखता हूं कि कुछ वर्ड को फ्रीज करके ही आप पढ़ेंगे। फ्रीज करना मतलब एकदम जमा दें, और आपको पूरी आज़ादी है कि किसी भी अंग्रेजी के शब्द को देवनागरी में हूबहू उस हिज्जे में लिख सकते हैं। कोई इसमें अपराध नहीं है, और ये आपको इजाज़त मिली हुई है। क्योंकि भाषा परिवार हमारा हिंदी जो है, इसकी एक और कहानी जान जाइए कि ये भाषा किसी की नहीं है, ये केवल बोलचाल की भाषा है, लेकिन एक साजिश है जिसके तहत ये हम सब की भाषा बन गई। हम साजिश ही इसको कहेंगे, इसलिए कि हम सबकी अपनी कोई भाषा है। हम बिहार के हैं, सीतामढ़ी जिला के हैं, बज्जिका हमारी भाषा है, बिज्जी संघ के हम पार्ट हैं, जहाँ के जैन थे। हमारे बगल में मिथिलांचल है, मिथिला जिसकी मैथिली भाषा है, उसके बगल में अंगिका है, भागलपुर, और वो पूरा डिवीज़न। इधर आ जाते हैं तो मगधी है, और मोतिहारी से लेकर गंगा के दोनों किनारे भोजपुरी है। तो अंडरस्टैंडिंग उसकी अपनी भाषा में है तो सब हिंदी से मिलते, सब माँ मौसियाँ हैं, लेकिन जो शब्द का प्रयोग है, जो समझ है, अपनी भाषा में आज तक मुझे अशुद्ध बोलने वाला और लिखने वाला नहीं मिला है। जैसे ही वो दूसरी भाषा में आता है तो नेम चोम्स्की जो कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हर आदमी के पास होता है, यकीनन भाषा को समझ जाता है। इसीलिए एक अच्छी बात सीबीएसई ने की है, इस चीज़ को समझा है, और भाषाविदों का ये बहुत थैंक्सफुल कि भाई नंबर क्यों काटते हो तुम। और बहुत लोगों को बेचैनी है टीचर्स को, और आजकल 90 100 नंबर हिंदी अंग्रेजी में मिल रहा है। अरे इसलिए मिल रहा है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं। तुम सिखाए हो, अपने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को ऑन करके वो सीख गया, अंडरस्टैंडिंग हिंदी का बनाया। वो बिहारी है, ठीक है, लिंग संबंधी गलती करेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उसकी गलत नहीं है। वो ठीक है, वचन संबंधी गलती करेगा, है और है में अंतर नहीं जानेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि सम्मान सूचक में भी हो जाता है, कोई मास्टर नहीं पढ़ाता है, और बहुवचन में भी हो जाता है, नहीं कनेक्ट करता है, उसको बहुत सारे लेटर नहीं है। ठीक है, उसके भाषा में, किसी भी इस भाषा में बड़ी र की मात्रा नहीं है, और हिंदी को भी हटा देना चाहिए। कोई एक सब में छोटी र है। अब कोई बिहारी, हम भी नहीं बोलते हैं, ना प्रयास किए, टेलीविजन में रहे, लोगों ने कहा भाई आप आड़ा नहीं बोलते, आरा बोलते हैं। बोले बोलेंगे जो बोल के आए, ज़बरदस्ती एक और प्रेशर लेके जिए क्या, दिन भर पढ़ें कि ये सब भी करें, तो किसी की नहीं है। इतनी भाषाएं थी तो ठीक है हिंदी अच्छी बात है, एक लैंग्वेज फ्रेंका होना चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए। अब हम बज्जिका में बात करते, हमारा टीचर इंग्लिश में करता, झमेला खड़ा होता। तो आई एम वेरी थैंक्सफुल कि एक कॉमन भाषा बनी, और गांधी की हत्या ने उसमें भी चीर मार दिया। अगर गांधी होते तो भाषा की ये समस्या आज तक ये शेड्यूल में 9 में डाल के झमेला पैदा नहीं करते। हिंदी होती, स्क्रिप्ट उर्दू भी होता, और आज रोमन स्क्रिप्ट में हिंदी लिखी जा रही है, क्या दिक्कत है? व्हाट्सएप वाले ने तो कर दिया, देवनागरी गया तेल लेने, तो ये समस्या नहीं होती। तो भाषा अंडरस्टैंडिंग की, उसी तरह से अगर रीजनिंग में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, आर्गूमेंट नहीं यूज करेंगे, कभी रीजनिंग नहीं समझेंगे और गलती करके आएंगे या रट लेंगे। रीजनिंग के जैसे टीचर रट लेते हैं, अच्छा ये है, पकड़ लेते हैं, गलती उनसे नहीं होती। ऐसे ऐसे टीचर को जानता हूँ कि एक भी सवाल रीजनिंग का गलत नहीं होने देगा, पूछे हुए कैसे किए, तो प्रैक्टिस से। तो अल्टीमेट है उसमें, तो एडर्सन का जोड़ा नहीं है,
एडरसन ने कहा था इस संसार को, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक है, हुआ अमेरिका में, उसने कहा डिलिबरेट प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट सॉल्वर ऑफ एनी प्रॉब्लम। जिसने डिलिबरेट प्रैक्टिस कर लिया वो कुछ भी पा लिया। यानी डिलिबरेट क्या है? जबरदस्ती अभ्यास करना, लगे रहना, जो रहीम कहते हैं, करत करत अभ्यास के जन्म तो सुजान, रसरी आवाज जात है असिल पर पड़त निशान। वही डिलिबरेट प्रैक्टिस कहा, जिसको जैसे ही उस प्रैक्टिस को पढ़ा, मार्क जुकरबर्ग कहा कि क्या हार्वर्ड में पढ़ के करूंगा, चलो, और उसने फेसबुक बना दिया। प्रकृति ने साथ नहीं दिया स्टीव जॉब को, माँ पिताजी के पैसे खत्म हो गए, कॉलेज छोड़ दिया, डिलिबरेट प्रैक्टिस किया, और आज तक एप्पल का कोई जोड़ा नहीं है। वो दुनिया से चले गए, लेकिन कभी भी दुनिया उनको नहीं भूलेगी। तो डिलिबरेट प्रैक्टिस ही अल्टीमेट आपको बहुत काम करेगा आपके रिसर्च में। मेरा पढ़ाया बहुत पिछड़ जाएगा, ये मैं नहीं दावा करूंगा कि मैं गुरुजी बहुत आपको योग्य बना दूंगा, नेवर। मैं तो एक थोड़ा सा जुगनू हूँ जो आपके रास्ते में इधर उधर थोड़ा प्रकाश कर रहा हूँ, बट आपको करना है डिलिबरेट प्रैक्टिस, तब जाके ये चीज़ें ज़्यादा समझिएगा, कनेक्ट कीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा। तो चलिए कुछ शब्द का हम ओरिजिनल बताएंगे कि कोई किताब नहीं है, इसलिए अब तो कम से कम ठीक से पढ़िए। आप लोग एमए पास हो चुके हैं, इसीलिए मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, आपको या यूपीएससी वाले को पढ़ाए सब, या बिहार प्रिंसिपल, मज़ा आता है कि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है। तो यू मस्ट ट्राई टू फ्रीज कुछ वर्ड को लिखिए और चीज़ों को ठीक से अंडरस्टैंडिंग बना के चलिए, और आगे चल के आप जिस चीज़ में पीएचडी करें, कम से कम हिंदी में अच्छी एक किताब अपने शोध पत्र को ही लिख दीजिए तो भला होगा हिंदी का, ये तो जरूर कर दीजिए। तो उसको सीधा है कि हमारे अंदर तत्सम तद्भव देशस विदेशस, तो विदेशस काहे के लिए बना हुआ है, हम ले सकते हैं। किसी यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़िए, बड़े बड़े लोग हैं यूपीएससी में बहुत बड़े लोग पढ़ाते हैं, कहते हैं कि तत्सम में ही घूमते रहो, तद्भव में। अब उनकी अपनी समझ है, शायद वो रामविलास जी वाली किताब नहीं पढ़े हैं, तो या विद्यानिवास मिश्र की है हिंदी की शब्द संपदा, ये सब किताबें अगर पढ़ लेते तो गलती नहीं करते। खैर उनकी गलती से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं कहूँगा आर्गूमेंट, इसका अनुवाद हिंदी पुस्तक में तर्क बयान है, जबकि सदैव एक ही संदर्भ में ये आता है, और वो है रीजनिंग में कि अपना पक्ष रखना। रीजनिंग में आर्गूमेंट का एक ही मतलब है कि अपना पक्ष रखना। अब बयान देना तो बड़ा गड़बड़ बात है, लॉजिक भी कह देंगे, तर्क भी गलत है। तो उसको इतना ही समझना है कि आर्गूमेंट कर रहा है, मतलब अपनी चीज़ों को एकदम खंभ ठोक के रख रहा है। तो बस आर्गूमेंट का आर्गूमेंट ही लिखिएगा और समझिएगा जो कह रहा हूँ दिन है तो दिन है, दिस इज माई आर्गूमेंट, नोटिस इट, राइट इट। तो अपना पक्ष रखना। लॉजिक, रीजनिंग को भी हिंदी में तर्क लिखते हैं, ठीक है चलेगा, पर आर्गूमेंट का हिंदी मत बनाएं। उसके बाद तर्क में एक अंग्रेजी शब्द आता है प्रेम से, ये प्रेमाइज भी लोग बोल देते हैं। इसका मतलब अब होता क्या है, ये शब्द हर चीज़ में है, अंग्रेजी की एक ब्यूटी कह लीजिए, या शायद एक मैं जब यूरोपियन भाषा की बात करता हूँ जिसमें अंग्रेजी भी है, आम भी है, तो भारतीय भाषा में दो चीज़ें देखने को मुझे मिलती है। एक उर्दू के साथ या फारसी के साथ, इबन अरबी के साथ भी और लैटिन के साथ भी एक कहीं ना कहीं आपके सोच से वो भाषा कनेक्ट होती है, अरे बिंब का विधान बनाती है और थोड़ा अनुमान लगाने को कहता है। संस्कृत की ये ब्यूटी है कि लॉक करती है वर्ड को, वहीं पे लॉक करती है, उसका स्टैटिक मीनिंग मतलब अस्थिर मतलब जो है ना वो फिसलता नहीं है। हिंदी में ये गुण आ गया है और हमारे ये सारे क्षेत्रीय भाषा में भी आ गया है कि फिसलती नहीं है चीज़ें। जैसे हम लोग बोलते हैं बड़ा नीमन लगैया, हालांकि ये शब्द भोजपुरी का है और मैथिली में इसको बोलते हैं निक, मतलब आई लाइक टू मच, मतलब नीमन लगैया। तो और या निक छै, और हम बजिका वाले ले लिए होंगे वहीं से कि नीमन लगैया। तो एक बड़ा बहुत ही बढ़िया एक बिंब बनता है उसका विधान, और मस्तिष्क में एक खास
स्पेस लेके वो शब्द अपना माने खोजता रहता है। बहुत चटक सेंस देता, बड़ा चमकीला भड़कीला। तो वही चीज अंग्रेजी में है कि बड़े सारे मतलब हो जाते हैं उसके, नाउन में अलग, एडजेक्टिव में अलग। मैं थोड़ा सा आपको बहुत उस लैंग्वेज से कनेक्ट करना पड़ता है। सीधे सीधे अगर आप सीखे हैं तो थोड़ी परेशानी में डालता है। तो प्रेमिसे का मतलब परिसर भी होता है, कॉलेज का प्रेमाइस, घर का प्रेमाइस, प्रेमिसे। तो बहुत सारे मतलब, अब मैक्सिमम किताब में उसको दे देगा परिसर। अरे भाई कॉलेज का परिसर थोड़ी है। लॉजिक की किताब में परिसर का क्या मतलब है? सारे किताब को मैं देखा, मैं भाषा मतलब 25-30 साल पहले की ये सब कहानियां हैं, क्योंकि एक बहुत रेस्पेक्टेड प्रकाशक चाहते थे कि मैं रीजनिंग में काम करूं। उन्होंने बहुत अच्छी लाइब्रेरी मुझे बना के दी, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो मैं कुछ बातें ऐसी हो गई कि किताबें आईं, लेकिन उनके यहाँ से नहीं आई। जहाँ मैं ऑल टाइम एडिटर था, जवाहर पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर से आई और बहुत बिकी थी वो किताब। तो उस दौरान मैं चीज़ों को बहुत कनेक्ट किया था। तो परिसर या गलत बोध देगा। प्रेमिसेस का अर्थ है आधार वाक्य। तर्क में केवल एक ही मतलब है कि भाई ये आधार वाक्य है, अब इसी के अंदर यू मस्ट कनेक्ट इट। अब आप ब्लॉक नहीं होंगे, क्योंकि ये सारा काम करता है डिडक्शन में। डिडक्शन बिल्कुल स्क्रू से कसा हुआ ना, जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट कस देते हैं ना, तो ढीला ढक ढक नहीं करेगा। बोल्ट से किसी चीज़ को कस देते हैं, वो नेचर है डिडक्टिव लॉजिक में। तो सदैव आपको याद रखना है आधार वाक्य और कुछ नहीं। एक और झंझटिया शब्द है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन तर्कशास्त्र के हिंदी माध्यम के पुस्तकों में ही आता है प्रस्ताव बन के। अरे भाई क्या प्रस्ताव है भाई? इसका अर्थ पाठक कभी नहीं कनेक्ट कर पाता है और उसकी मौलिक दृष्टि नहीं बन पाती है, जबकि इसका मतलब है तर्कवाक्य। प्रोपोजिशन का क्या मतलब है? तर्कवाक्य, और प्रेमिसेस का आधार वाक्य और आर्गुमेंट। यही तीनों का तो खेल है कि आधार वाक्य को तर्क वाक्य से कैसे जस्टिफाई करेंगे, और इसमें आपको क्या लगाना होगा? आर्गुमेंट। चलिए नेक्स्ट, अब फिर से आपको मूल डिबेट पे लाते हैं। आगमात्मक निगमात्मक आर्गुमेंट द्वारा दिए गए दावे की तुलना में कमजोर दावा करता है। एक बात और जानिए कि निगमन के पास जो दावा है आगमन के पास नहीं है। ऐसा इसलिए है कि उसके निष्कर्ष निश्चित नहीं होते हैं, वैधता का अभाव है। इसीलिए हम कहीं ना कहीं इस तर्क पे चलकर, और बहुत बड़ी गलती की है लोकायत दर्शन को फिर से कहूँगा कि अगर काश वो होता तो आज दुनिया में कुछ भी नहीं होता, वो हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा होता, आज से 2500 साल पहले हो गया होता। तो अब चलिए एक उदाहरण देखते हैं। सभी मनुष्य मरणशील होते हैं, जो सब किताब में यही उदाहरण है, मैंने भी लिया। राम एक मनुष्य है, अतः राम मरणशील है। अब ठीक इसके विपरीत देखें, सूरज पश्चिम में उगता है, सभी तारे पश्चिम में आते हैं, अतः सभी तारे सूर्य। अब इसमें मैं क्या किया कि एक फैक्ट है कि सब कोई मरता है, तो सभी मनुष्य मरणशील है। ओके, नो प्रॉब्लम। राम एक मनुष्य है इसलिए राम मरणशील होगा और राम भी मरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधारवाद, तर्कवाद सब दुरुस्त है, आर्गुमेंट पक्का टनाटन। इसमें फैक्ट को डिस्टोर कर दिए। बचपन से पढ़े सूरज पूरब में उगता है, हम लिखे पश्चिम। आधारवाद चेंज करने का कोई राइट मुझे नहीं है, आई हैव नो राइट। इसी में सोचेंगे। इसीलिए कई बार इसकी आलोचना करते हुए बोल देते हैं कि ब्लिंकर्स, थॉट ऑफ द ब्लिंकर्स, जैसे घोड़ा को लगा देते हैं कि साला घोड़ा इधर, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, घोड़ा इधर उधर न चले, एकदम सामने देखे। दैट्स व्हाई द रीजन हियर कि नाउ दिस इज अ नॉट फैक्ट, इज नॉट ए ट्रू, बट अगर ये है तो ये मैं नहीं बदल सकता हूँ, ये तो ब्रह्मा की लकीर है, उगता है, ये दिए हुए है, इसका प्रॉब्लम है आधारवाद देने वाले का। सभी तारे पश्चिम में आते हैं, गुड, तो अतः सभी तारे सूर्य हैं, चूंकि सूर्य पश्चिम में उगता है। तो ये दोनों बात निगमन तर्कशास्त्र के अंतर्गत आते हैं कि सही ये भी रहेगा, उसके भी निष्कर्ष गलत भी रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको इसी के अंदर चलना है। तो स्टीरियोटाइप थॉट भी ये कई बार लाता है। निगमन तर्क की सुंदरता है, अपने आधारवाद से बाहर निष्कर्ष को नहीं जाने देता है, विरोधाभास से बाहर काम करता है, ठोस करता है। अब थोड़ा आगमन तर्क को देखें। हम जापानी पार्क में घूमते हैं, दिल्ली में एक पार्क है, तो आज जापानी पार्क में सभी भूरे कुत्ते छोटे थे, बड़े छोटे छोटे लग रहे, इसलिए सभी भूरे कुत्ते छोटे होंगे।
अब देखिए ये संभावना से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमने जो देखा उससे निष्कर्ष निकाला। तो हमारी दुनिया, अपनी ही दुनिया को हम कितना छोटा कर लिए, ये ब्रह्मांड कितना छोटा कर देते हैं और उसमें लॉक करते हैं, लेकिन व्यापक रूप से लॉक करते हैं। जब भी आप मूंगफली खाते हैं आपको खांसी आने लगती है, ये मेरी पत्नी बोल रही थी, आपको मूंगफली से एलर्जी है। अब देखिए, अब वो डॉक्टर बन गई। अब बात तो सही हो, छीन ली मूंगफली, गलत तो नहीं है कि भाई बार बार खांसी आ रही है तो जो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे और रीज़न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको मूंगफली फेंक देना पड़ा और फेंक दूंगा। तो क्या देखा आपने, निगमन का निष्कर्ष ठोस होता है, बिल्कुल आधार वाक्य को ठोक कर समर्थन करता है, पर आगमन संभावनाओं के साथ निष्कर्ष निकाल। तो गुरुवार जिन लोगों को एडमिशन लेना है जल्दी ले लीजिए, क्लास गोइंग ऑन है, कल से स्टडी मटेरियल भरपूर डलेगा। और ये मान के मत चलिए कि जो इग्नू वाले हैं कि 8 जनवरी, आगे भी अभी संघर्ष है, इसलिए इतनी जोरदार तैयारी कर लीजिए कि फिर जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल कीजिए और हमें भी आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद।